डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर हम विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा करते हैं। लेकिन आपकी भूमिका इस कार्यक्रम के दौरान बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप अपने सवालों के साथ सीधे सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप कई माध्यमों से हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल पूछकर जो विशेषज्ञ वैज्ञानिक हैं उनसे आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन आइए पहले आज के खास विषयों के बारे में जान लेते हैं जिस पर चर्चा होने वाली है। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विषयों पर। आज हम बात करेंगे गन्ने की उन्नत किस्में एवं प्रबंधन के बारे में। इसके साथ ही हेलो किसान में बात होगी आज बेलदार सब्जियों के प्रबंधन के विषय पर भी। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो टोल फ्री के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए जब भी आप कॉल करते हैं तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि टीवी की आवाज़ बंद रखनी है और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बात करनी है। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। तो व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजने के अलावा आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो अगर ईमेल के माध्यम से आप अपना सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो नोट कर ले हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप अगर ईमेल कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं तो सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी ज़रूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा दे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर गोगराज सिंह जाट। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है, शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम बेलदार सब्जियों के प्रबंधन के बारे में जानेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर मिंटू राम मीणा जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल, हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में। तो गन्ने के विषय पर आपसे जानकारी लेंगे। आइए यहाँ पर बातचीत की शुरुआत करते हैं और पहले बेलदार सब्जियों की बात करते हैं। तो डॉक्टर गोगराज, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस मौसम में जो बेलदार सब्जियां किसान ले रहे होते हैं, इनकी महत्ता क्या है उनकी आर्थिक स्थिति के लिए भी और उत्पादन के लिहाज से भी। अगर हम बात करें पौष्टिकता के लिहाज से बात करें तो आप किस तरह से बेलदार सब्जियों के महत्व को देखते हैं? देखिए, अगर हम बेलदार सब्जियों की बात करें तो उसमें बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे खीरा है, लौकी है, करेला है, इसके अलावा तुरई है जिसमें दो प्रकार की तुरई होती है, धारीदार तुरई और चिकनी तुरई। इसके अलावा कद्दू है और इसके अलावा तरबूज है, खरबूज है। बहुत सारी बेलदार सब्जियां होती हैं, इनका अपना अपना महत्व होता है। तो ये सब्जियां जब इनको किसान लगाते हैं तो कम समय में अधिक उत्पादन ले लेते हैं, जिससे कि अधिक लाभ मिलता है। जैसे अगर हम बात करें करेला या खीरा की, तो ये लगभग 90 से 100 दिन की फसलें हैं। तो इसके बाद में फिर वो विंटर की जो भी फसल है आगे सर्दियों की वो ले सकते हैं। फिर इसके बाद में इन फसलों को गर्मियों में भी लगाया जा सकता है। तो इनकी 2 बार खेती की जा सकती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी फसलें हैं ये बेलदार सब्जी जिनको कि संरक्षित खेती में भी किसान इनको आसानी से लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें खीरे की, तो वो ऑफ सीजन जो होता है, जैसे कि अक्टूबर से शुरू करके और फरवरी मार्च तक, जब बाजार में खीरे की उपलब्धता कम होती है ऑफ सीजन में, उस सीजन के अलग, तब उसका मुनाफा अच्छा किसान ले सकता है। बिल्कुल, इन तो इस विषय पर विस्तार से आज जानेंगे आपसे कि अगर ऑफ सीजन में भी किसान लाभ लेना चाहते हैं तो किस तरह से पॉली हाउस में खेती कर सकते हैं खीरे की और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अभी जिन किसानों के खेतों में बेलदार सब्जियां लगी हुई है उन्हें किस तरह के प्रबंधन कार्य करने हैं। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। बेलदार सब्जियों में लौकी, तुरई, करेला, ककड़ी और खीरा शामिल हैं। बेलदार सब्जियों में कई तरह से प्रबंधन किया जाता है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो सामान्यतः
गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली बेलदार सब्जियों में 5 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और खरीफ मौसम में नमी की कमी हो तब सिंचाई करनी चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई विधि भी इन फसलों में इस्तेमाल की जाती है। पानी में घुलनशील उर्वरक भी सिंचाई के साथ अच्छी बढ़वार और अधिक उपज लेने के लिए दिए जा सकते हैं। वहीं खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो बेलदार सब्जी फसलों की अच्छी बढ़वार और अधिक उपज के लिए आरंभिक अवस्था में खरपतवारों का नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि खरपतवार खेत से पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए मुख्य फसल से प्रतियोगिता करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीट और बीमारियों को भी शरण देते हैं, जिससे उपज में गिरावट आ जाती है। खरपतवार शुरू के 4 से 6 सप्ताह में ज्यादा नुकसान करते हैं। पहली 2 सिंचाई के बाद हल्की निराई गुड़ाई करके इनको निकाला जा सकता है। इस समय जिन किसानों ने बेलदार सब्जियां लगा रखी हैं, वो जब फल कच्चे और मुलायम हों तब बेल वाली सब्जियों जैसे खीरा, तुरई, करेला और कद्दू की तुड़ाई कर उन्हें बाजार भेजें। बेलदार फसल में जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई और सिंचाई करें। जी हाँ, तो बेलदार सब्जियों के प्रबंधन से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और गन्ने की खेती के बारे में भी बात करते हैं। तो डॉक्टर मीणा, आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि गन्ना जो कि हमारी प्रमुख फसलों में से एक है और बहुत सारे किसानों की आर्थिक स्थिति इस पर निर्भर करती है, उसमें भी अगर खास तौर पर शरदकालीन गन्ने की हम बात करें तो आप किस तरह से इसकी उपयोगिता और महत्ता को देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों का शरदकालीन गन्ने का जो उपयुक्त समय है वो बहुत अभी है, जो सितंबर है और अक्टूबर है। तो अक्टूबर के 15 अक्टूबर से पहले हमें गन्ने को लगाना है शरदकालीन। उसमें किस्म चुनाव सबसे पहले है। किस्म चुनाव, जो किस्म चुनाव कर रहे हो वो अगेती है या मध्यम है, सामान्य। दूसरी है भूमि की तैयारी है, आपकी जो सोइल है उसकी प्रिपरेशन करें। उसमें आपको यदि जैसे कि आपको कोई फफूंदीनाशक है, कीटनाशक दवाई यूज करनी है, तो हम ये बताते हैं कि आपको ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा को आप फिल्ट्रेशन के टाइम में अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद में आप सीड ट्रीटमेंट कीजिए। सीड का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही महत्व है, महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आप है जो गन्ने को जो सिंगल बड़े इंसेक्ट्स हैं उनको एक फफूंदीनाशक और एक इंसेक्टिसाइड नाशक, जैसे एक इमिडाक्लोप्रिड या एक कार्बेंडाजिम, उनका 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से उस दवा में भुगतान कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह के प्रबंधन कार्य करने चाहिए, इस पर भी आगे बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे। लेकिन आइए इस बीच कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर गोगराज का रुख करते हैं और हम बेल वाली सब्जियों की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें बताएं डॉक्टर गोगराज, जिन किसानों ने अपने खेतों में ये सब्जियाँ ली हुई है, किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन पर इस वक्त उन्हें ध्यान देना चाहिए? जी देखिए, अगर बेलदार सब्जियों की बात करें तो इनमें सामान्यतः लगभग 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है सामान्यतः सभी बेलदार सब्जियों की अगर बात करें तो इनकी जो बुआई है वो सीधी बिजाई जिन किसानों ने की है अगस्त के माह में, तो अभी क्या है, इसको लगभग 15 अगस्त तक अगर किसी ने की है, क्योंकि उत्तरी भारत के मैदान में बारिश ज़्यादा हुई है तो इस बार बेलदार सब्जियां हैं वो थोड़ा लेट हो गई है, तो अभी वो पुष्पन की अवस्था में है। तो पहले क्या होता है कि हम जो नाइट्रोजन होता है वो पूरी मात्रा में नहीं देते हैं, आधी मात्रा देते हैं, और जो आधी मात्रा बचती है वो फसल की बिजाई के 30 दिन बाद में और उसके 45 दिन बाद में। तो जिन किसानों की फसल 30 दिन की हो गई या 45 दिन की हो गई है, तो जो आधी नाइट्रोजन की मात्रा है उसके 2 भागों में बांटकर खड़ी फसल में दे सकते हैं। अगर जिन्होंने नालियों में लगा रखी है तो नालियों में वो किसी भी जो उर्वरक का सोर्स है, चाहे वो यूरिया हो, नाइट्रोजन का सोर्स, तो उससे छिटक कर दे सकते हैं। उसके बाद में उसमें पानी लगा सकते हैं नालियों में। अगर जिन्होंने ड्रिप पे लगा रखा है वो आजकल बाजार में बहुत सारे जो घुलनशील उर्वरक हैं नाइट्रोजन, उससे दे सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम दे सकते हैं। अगर फिर भी फसल में कुछ प्रकार के ऐसे लक्षण दिखाई दे, जैसे पत्तों का पीलापन हो जाना और पत्ता अगर मुड़ता नहीं है, अगर पीलापन हो रहा है, तो वो हो सकता है कि वो किसी पोषक तत्व की कमी से हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस और पोटास हो, तो हम खड़ी फसल में छिटक कर भी हम वो दे सकते हैं। तो अगर ज़्यादा हो सके तो ड्रिप से अगर देते हैं तो वो सीधा उनकी जड़ों में जाता है और पौधों का उसका अवशोषण भी अच्छे से करता है और उसकी वृद्धि भी
अच्छे से होती है। बिल्कुल। और साथ ही जब पोषण की बात आती है तो किसानों को ज़रूर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है उसका ध्यान रखना चाहिए। वो कार्ड आपने बनवाया होगा, उसमें किस तरह की संस्तुति दी हुई है, उन तमाम चीज़ों पर भी ज़रूर नज़र रखें। उसके आधार पर अपने खेतों पर आप खाद्य उर्वरकों का इस्तेमाल करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मीना, आपसे जानना चाहेंगे, शरदकालीन गन्ने की खेती जो किसान करना चाहते हैं उन्हें वो किन जगहों पर कर सकते हैं जहाँ पर अच्छी ये पैदावार होती है? मिट्टी, जलवायु की अवस्था किस तरह की होनी चाहिए? जी बिल्कुल। किसान भाइयों, जहाँ पे अपने उत्तर पश्चिम क्षेत्र है जैसे उत्तर भारत का, उसमें आप गन्ने की खेती मुख्यतः करते हैं। इसमें हमारे जो गन्ने के लिए उपयुक्त जो टेम्परेचर है उसके लिए 28 से और 32 डिग्री सेंटीग्रेड जर्मिनेशन के लिए उपयुक्त होता है, और ये उपयुक्त समय है किसान भाई है जो गन्ना लगा सकते हैं इसे, और 15 अक्टूबर तक। इसके अलावा जो अपने बड़ी बात मिट्टी की जांच कर ले। मिट्टी है जो मतलब पीएच है उसका नॉर्मल होना चाहिए। यदि उसका पीएच ज्यादा है, सैलाइन है मतलब, तो उसमें आप साल्ट टॉलरेंट वैरायटी लगाएं, जो कि हमारे गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्र केंद्र करनाल के द्वारा अनुमोदित की गई हाल में। उसको हम क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी भी बोलते हैं, जो कि कुछ सहनशील होती है, ऐसी वैरायटी लगाएं, उनका चुनाव करें। बिल्कुल। किस्मों के बारे में भी जानेंगे, कौन कौन सी किस्में ले सकते हैं किसान। और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गोगराज, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बताया, उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका के बारे में हमें थोड़ा और महत्वपूर्ण विषय है ये, तो और विस्तार से बताइए कि इनकी कमी से किस तरह की समस्याएं नजर आ सकती हैं। जी देखिए, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात, 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि हम बेलदार सब्जियों में सामान्य देते हैं। तो जो मेजर जिनको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसमें कैल्शियम है, जिंक है, लोहा तत्व है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है। इनकी कमी से पौधों में बहुत प्रकार के लक्षण आ जाते हैं। पौधों की वर्दी रुक जाती है, पौधों में बौनापन आ जाता है, पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, पत्तियाँ छोटी हो जाती है। तो इन सभी पोषक तत्वों का प्रबंधन करना आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे उचित यही है कि आप जब भी बेलदार सब्जियां लगाएं वो ड्रिप सिंचाई की पद्धति पर लगाएं, जिससे क्या होता है कि ये जो सारी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये बाजार में उपलब्ध होते हैं और पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं। जैसे कि हम बात करें मेजर पोषक तत्वों की, तो आजकल ऐसे पोषक तत्व भी आ रहे हैं बाजार में जिनमें अगर सिर्फ किसी किसान को पोटासियम उसमें देना है तो वो 0-0 और 19 के अनुपात में आ रहा है। किसी को अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना है तो 19-19-19 में आ रहा है। तो अगर ड्रिप से आप देते हैं तो आसानी से घुलकर पौधों की सीधी जड़ों में जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के अगर पोषक तत्वों की आपको कमी दिखाई दे, पौधों का बोनापन दिखाई दे, पौधों का आकार नहीं बढ़ रहा हो, या उसमें पुष्पन नहीं आ रहा हो, या उसमें फलन नहीं हो रहा हो, तो आप उसका फोटो खींचकर हमारे जैसे पूसा संस्थान का पूसा समाचार उसमें भी आप भेज सकते हैं अगर आपको इस प्रकार की जानकारी चाहिए। और आप निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं कि इस प्रकार का लक्षण है और इनका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा इसमें हमें उपज नहीं मिल पाती है। और जो बेलदार सब्जियां होती है इनमें जो मादा पुष्प है उसका आना जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे कुछ पोषक तत्व है जिनमें बोरोन है, उनका अगर हम कुछ स्प्रे करते हैं जैसे 1%, तो उससे कि थोड़ा मात्रा में मादा पुष्प में वो बढ़ते हैं इन फसलों में। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि शरदकालीन गन्ने की हम बात कर रहे थे, डॉक्टर मीणा ने भी हमें बताया कि किस्मों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है इसमें। तो हमें डॉक्टर मीणा बताइए कि कुछ अच्छी किस्में वो कौन सी है, उन्नत किस्में कौन सी है जिनका चुनाव किसान कर सकते हैं? जी बिल्कुल। किसान भाइयों, जैसे को 15-0-23 है, इसको हम कर्ण 15 के नाम से जानते हैं। ये अगेती किस्म है, अच्छी पैदावार वाली, अच्छी चीनी वाली किस्म है, जिसकी रिकवरी भी है जो 19 और जो शुक्र प्रतिशत है जो उसका 19.4%। इसमें जो किसान मिलों की पसंद है, किसानों के लिए भी अच्छा मुनाफा देने वाली किस्म है। इसके अलावा CO 0118 जिसकी खेती कर सकते हैं, अगेती किस्म है, अच्छी पैदावार वाली है और गुड़ के लिए भी अच्छी है। इसके अलावा हम जो मध्यम और सामान्य किस्मों की बात करें जो हमारे संस्थान के द्वारा रिलीज है सामान में, उसमें को 16-0-30 है, जिसको करण 16 के नाम से जानते हैं और बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है जो कि हमने 00238 से निजात की है और इसकी पैदावार भी 38 के हिसाब से ही आ रही है। किसान भाई इसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा CO 17-018 वैरायटी है, ये भी अच्छी चीनी वाली, अच्छी पैदावार वाली किस्म है।
इसके अलावा इस साल हम एक बहुत ही अच्छी वैरायटी रिलीज कर रहे हैं जो कि क्लाइमेट रेजिलेंट भी है, सैलाइन कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। उसका नाम है को 18022, करना 18 के नाम से। इसकी भी आप जो चुनाव कर सकते हैं। बीज हम फरवरी से इसी में फरवरी के मिड सीजन से देंगे, तो किसान भाई हमारे संस्थान क्षेत्र के अंदर करनाल से आके और बीज भी ले सकते हैं जी। इसके अलावा अन्य जो हमारी अलग आईसीआर इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक लखनऊ है, CLK की है, 14201 है, वो भी एक अच्छी किस्म है, उसका भी चयन कर सकते हैं और किसान बनाना। ठीक है, तो ऐसी कई किस्मों के बारे में आपने बताया जिसका चुनाव किसान कर सकते हैं और प्रमाणित जो स्रोत होते हैं वहीं से बीजों का चुनाव करना और खरीदना आवश्यक होता है। बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए उससे पहले नज़र डाल लेते हैं जो गन्ने हैं उसकी बुआई के सही तरीकों और खेती और प्रबंधन के विषय पर जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट। शरदकालीन गन्ने की बुआई के लिए अक्टूबर का पहला पखवाड़ा उपयुक्त होता है। बुआई के लिए पिछले वर्ष शरद ऋतु में बोए गए गन्ने के बीज लेना अच्छा रहेगा। किस्मों की बात करें तो किस्मों का चयन अपने इलाके के हिसाब से ही करना चाहिए। इसके लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद कृषि विशेषज्ञों से भी सलाह ले सकते हैं। इससे आपको किस्मों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। गन्ने की शीघ्र पकने वाली उन्नत किस्मों में कोशा 8436, कोशा 88230, कोशा 95255, कोशा 96268, कोशा 95436, कोशा 98321 और कोशा 00235 किस्मों में कोशा 767, कोशा 8432, कोशा 88216, कोशा 97264, कोशा 96275, यूपी 39 और पंत 84212 आदि प्रमुख हैं। गन्ने की CO 16030 यानी करण 16 किस्म भी लगाने के लिए बेहतर है। गन्ने की इस किस्म को उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगाया जा सकता है। वहीं अगर प्रबंधन की बात करें तो गन्ने में खाद और उर्वरकों का उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करें। जरूरत के हिसाब से पोषक तत्वों का उपयोग करके उर्वरक के खर्च में बचत की जा सकती है। अगर परीक्षण ना हुआ हो तो बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 60 से 75 किलो नाइट्रोजन, 60 से 80 किलो फास्फोरस, 20 से 40 किलो पोटाश और 25 किलो जिंक सल्फेट का उपयोग करें। कीट प्रबंधन की बात करें तो दीमक, पेंडा, अंकुर भेदक, जड़ भेदक कीटों आदि के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC 6.25 लीटर प्रति हेक्टेयर, क्लोरिन ट्रेनिलिपोल 18.5 SC 500-600 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का 1500-1600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या फॉरेट 10 G की 20 किलो मात्रा गन्ने के बीज के ऊपर डालकर कुंडों को पटेला से अच्छी तरह ढक दें। अगर मृदा का pH 7.5 से ज्यादा हो तो इमोडाई क्लोरोप्रिड 1.8 SI 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का 1500-1600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसी भी तरह के छिड़काव से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। जी हाँ, तो गन्ने की खेती से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा। मैं जानना चाहता हूँ कि गन्ने में जो शरदकालीन की बुआई की जाती है तो ऐसी दशा में उसके साथ और कौन सी हम फसल बो सकते हैं कि गन्ने के साथ हमारा वो भी फायदा हो जाए दूसरी फसल से, और इसमें जो लाल सरल रोग रखता है तो उसके पहले में क्या करना चाहिए जिससे लाल सरल रोग से में छुटकारा मिल जाए। और एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ बेलदार सब्जी के ऊपर, ये हमारी जो लता वाली सब्जियां होती है तो इसका हमारा अटान, हमारा मचान और हमारा ऊंचान कितना होना चाहिए जिससे हमारी बेलदार सब्जियां फैल सकें। और दूसरी चीज, जाड़े में जब जाड़ा होता है, पाला है, कोहरा गिरता है तो सब्जियां हमारी पैदावार बहुत
कम देती, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल नंदस्वरूप जी, आपने 4 सवाल पूछे हैं और इन सभी सवालों के जवाब हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों से लेंगे, लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ बने रहें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बेलदार सब्जियों के प्रबंधन और गन्ने की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, दोनों विषयों से जुड़े हुए। आइए उनके जवाब लेते हैं। डॉक्टर गोगुरा, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि नंदस्वरूप मिश्रा जी ने जिस तरह से सवाल पूछा है कि जो भी बेलदार सब्जियाँ ले रहे हैं उन्हें मचान का ध्यान कैसे रखना चाहिए, और पाले की समस्या के बारे में भी इन्होंने जानना चाहा है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो बेलदार सब्जियां हैं इनको हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो है कि सीधा ज़मीन पर जो बेल चलती रहती है उससे हम उत्पादन ले लें। दूसरा है कि मचान सिस्टम से, और तीसरा है एक बावर सिस्टम होता है जिसमें कि चारों तरफ पोल लगाकर उसके ऊपर तार बांध दिया जाता है और उसके ऊपर जाल बिछाकर उसके ऊपर चढ़ाया जाता है बेल वाली सब्जियों को। तो बहुत अच्छा ये सवाल है। तो अगर मचान आप लगाते हैं तो मचान की जो आपकी ऊंचाई है, जो बीच वाली ऊंचाई है, आपको तिरछा लगाना है इस दिशा में मचान दोनों साइड से, और दोनों साइड में पौधे लगाने हैं आपकी नालियां बनाकर, जिससे कि पानी भी दे सके और मचान के ऊपर पौधे चढ़ सके दोनों तरफ से। तो उसकी जो ऊंचाई है वो कम से कम आपको 2.5-3 मीटर, ऊपर का जो हिस्सा है वो 2.5-3 मीटर ऊंचा हो, जिससे कि बेल आसानी से चढ़ सके। और अगर हो सके वो मचान, तो उसमें जैसे हम कि बांस की जो लकड़ियों से बनाते हैं और बीच में तार बांध दे, जिससे कि फल नीचे की तरफ लटक जाएंगे, तो आप मचान के नीचे जाकर उनको आसानी से तुड़ाई कर सकते हैं। तो लगभग 2.5 से 3 मीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए मचान। और मचान लगाने से बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। किसान आजकल जो बेल वाली सब्जियां हैं उनको मचान सिस्टम पर ही कर रहे हैं। इससे ये होगा कि तो फल है मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा, तो सड़ने और गलने की संभावना बहुत कम रहेगी। और इससे जो उत्पादन है वो भी लगभग 20 से 30% आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी फल की लंबाई अच्छी बढ़ेगी, उसका आकार अच्छा बढ़ेगा, और उसमें जो है तुड़ाई भी आसानी से होती है। और जो हम कभी भी किसी कीटनाशक या किसी का स्प्रे करते हैं जब बीमारियों और कीड़ों को रोकने के लिए, तो वो भी आसानी से कर सकते हैं और वो पूरा उसी उनके पत्तों पर गिरता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने दूसरा जो प्रश्न किया कि पाले से पड़ने की संभावना, देखिए जो बेलदार सब्जियां हैं वो लगाई जाती है 2 मौसम में। एक तो गर्मियों में लगाई जाती है, एक बारिश के मौसम में। तो बारिश में अभी जो अगस्त में जो किसानों ने बिजाई की है, इसकी जो बीज लगाया है, वो फसल लगभग नवंबर के अंतिम सप्ताह तक या दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक खत्म हो जाएगी, कोई सी भी बेल वाली सब्जियां हैं। तो अगर दिसंबर में वो सब्जी जाने की संभावना नहीं है। अगर कुछ किसान क्या करते हैं कि अगेती बेल वाली सब्जी लगाते हैं, जैसे कि दिसंबर और जनवरी के माह में तो उसको जो लो टनल है, प्लास्टिक की लो टनल है मल्चिंग से, उसमें अगर हम लगाते हैं वो फसल बेल वाली सब्जियां, तो पाले की संभावना बहुत कम होती है। और फरवरी का महीना आते आते जब इनमें पुष्पन शुरू हो जाता है, तो उसको लो टनल को हम हटा देते हैं, जो प्लास्टिक की लो टनल्स होती है, या आजकल तो सीधी जो फोम आती है उससे भी हम कवर करते हैं। तो पाले से उस प्रकार इन फसलों को बचाया जा सकता है। और पाले की अगर पड़ने की संभावना हो तो बेल वाली सब्जियों में
उसी दौरान रात को सिंचाई कर दें शाम के समय में, तो उससे पाले से नुकसान बहुत कम होता है। बिल्कुल। तो नंदस्वरूप जी, बेल वाली सब्जियों से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब हमने ले लिए हैं। अब हम गन्ने से जुड़े हुए जो आपके सवाल है उसके भी जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल भी ले लेते हैं। बबलू पटेल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, क्या मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, तो आइए डॉक्टर मीना का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मीना, ब्रेक पर जाने से पहले नंदस्वरूप जी ने पूछा था कि जो गन्ने की फसल किसान लेते हैं तो उसके साथ वो और कौन सी फसल सह फसल के तौर पर ले सकते हैं, और साथ ही लाल सड़न रोग की समस्या जो आ रही है उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जी जी बिल्कुल। देखिए, जो यदि आप शरदकालीन गन्ने की अभी बुआई कर रहे हैं तो उसमें जो मुख्यतः अंत फसल है उसमें आप सरसों, मटर, चना ले सकते हैं इस टाइम जो शरदकालीन है। यदि आप मार्केट के नजदीक हैं तो आप पालक है, मटर भी ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं इस टाइम जो भी सीजनल है। क्योंकि गन्ने की बुआई से 5 से 6 महीने तक, 5 महीने तक आप कोई भी अंतर फसल ले सकते हैं। यदि आप व्हाइट रोज स्पेसिफिक में प्लांटिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए 4 फीट 5 फीट, तो उस हिसाब से आप फसल का चयन कर सकते हो। यदि अंतर फसल में आप गेहूं भी लगाना चाहते हैं तो भी आप सिलेक्शन कर सकते हो, और उसके बाद में आप जैसे भी आप चाहो, पर आप ध्यान रखना है किसान भाइयों को 5 से 6 महीने तक। उसके बाद है जो गन्ने के साथ है फसल का कंपटीशन हो जाता है उसकी न्यूट्रिएंट के लिए, लाइट के लिए और अन्य चीजों के लिए, तो इसके लिए ध्यान रखना। दूसरी बात है कि आपने कहा कि रेड रोड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको कंट्रोल करना। इसके लिए हम फफूंदीनाशक है रेड रोड के लिए एग्जोस्ट्रोबिन है, और इसको हम 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से मतलब उसके जो सेल्स हैं उनको ट्रीट करते हैं और उसके बाद में प्लांटिंग करते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अमिस्टॉर के नाम से आता है एग्जोस्ट्रोबिन, उसको यूज करें और सी ट्रीटमेंट करें। इसके अलावा जिन खेतों में यदि रेड रोड आ चुका है तो वहां पे आप कार्बेंडिजम की ड्रेंचिंग करें और उस गन्ने को मिल में तुरंत सप्लाई करें, और उसके बाद उसी खेत में तुरंत दोबारा गन्ना न लगाएं बल्कि क्रॉप रोटेशन फसल चक्र अपनाएं और उस खेत में धान की खेती करें, ताकि जो भी इस तरह का लगा है वो खत्म हो सके। नंदस्वरूप जी, उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और इन जवाबों से आपको लाभ भी जरूर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। बबलू पटेल जी बैतूल मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बबलू जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ जी। बबलू जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मिल रही है जी आवाज। जी, पूछे अपना सवाल। जी, मैं ये बोल रहा था कि हमारे क्षेत्र में गन्ना कौन सा अच्छा हो रहा है। जी ठीक है, डॉक्टर मीना बताएं, गन्ने की फसल लेना चाहते हैं, कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? जी बिल्कुल बबलू जी, आप है जो मैंने बताया जैसे कि सीओ को 16030 है, को 17018 है और को है 011, ये आप लगा सकते हो, और को 15023 ये किस्म है जो आपके लिए उपयुक्त है, और इनका बीज है जो हमारे गन्ना प्रजनन संस्थान चित्र के अंदर करनाल से आप ले सकते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि कई तरह के जो रोग होते हैं, बीज जनित होते हैं या मिट्टी जनित होते हैं, उनसे बचाव का तरीका होता है बीजोपचार, तो ऐसे में किस तरह से बीजोपचार करना चाहिए, क्या सुझाव देंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो किसान भाइयों में सलाह दूंगा कि जो बीजोपचार है 2 तरीके से करें। या तो आप सिंगल सेट कटिंग करते हैं तो उसमें आप जैसे बताया गया कि फफूंदीनाशक जिसमें आप कार्बेंडिजम ले सकते हो 1 ग्राम प्रति लीटर, और एक कीटनाशक जिसमें इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हो 1 ml प्रति लीटर। तो इसको आप दोनों को अच्छी तरह से एक टब में मिला के और 20 से 25 मिनट सेट्स को डुबोएं और उसके बाद में ही प्लांटिंग करें। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि हम सेट ट्रीटमेंट डिवाइस होता है वो वैक्यूम बेस होता है, और उसके वैक्यूम से उसमें क्या होता है कि सीड में जो दवाई है यदि ओवरनाइट पड़ा है तो तुरंत नहीं जाती, इसलिए वैक्यूम क्रिएट होता है तो उसमें पूरे खोली में है जो दवाई चली जाती है, इसलिए वो बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध हुआ है। हमारी संस्थान ने अभी बनाया है, उसको सेट ट्रीटमेंट डिवाइस बोलते हैं, और वो सभी मिलों में उपलब्ध भी है। किसान भाई मिल के थ्रू या हमारे थ्रू उस सेट ट्रीटमेंट डिवाइस को जो कि वैक्यूम बेस्ड है उसमें दवाई आसानी से तुरंत पहुंच जाती है,
वो आप ले सकते हो और उससे ट्रीट कर सकते हो। जी हाँ, तो किसानों को इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी आप जो अच्छी उपज है, गुणवत्ता युक्त उपज है, हासिल कर पाएंगे। आगे बढ़ते डॉक्टर गोगराज, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो फसल है उसकी अच्छी बढ़वार के लिए बेहद ज़रूरी है कि जो खरपतवार है उनका समय पर नियंत्रण किया जाए। इस पर हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। संजय जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करें। संजय जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। संजय जी क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम। जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। कि मैम मैं ये कह रहा था, डॉक्टर साहब ने अभी जो गन्ने की प्रजाति बताई थी थोड़ी देर पहले, कि मैम यहाँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये तो प्रचलन में है नहीं, ये तो सब वैरायटी पुरानी होगी मैम। जी डॉक्टर मीणा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा किसान भाई, जो मैंने वैरायटी बताई है वो सीड पोर्टल ऑफ इंडिया.com पे जाएं, और जो CO 16030 है वो 2023 में रिलीज वैरायटी है, CO 17018 है वो 2024 में रिलीज वैरायटी है, और ये दोनों वैरायटी नई वैरायटी है। और इसके अलावा हम CO 18022 2025 में रिलीज करने जा रहे हैं। तो ये तीनों वैरायटी अच्छी है, नई है और संस्थान में उपलब्ध है। जी बिल्कुल, तो ये तमाम जो किस्में हैं वो संस्थान में उपलब्ध हैं और किसान सीधे संस्थान से संपर्क करके ये बीज प्राप्त कर सकते हैं, और ये सबसे उचित भी होता है क्योंकि वो प्रमाणित स्रोत है। और ज़रूर जब भी आप बीज खरीदें तो बेहतर होता है कि आप उसकी जो रसीद है वो भी ज़रूर अपने पास रखें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, हम खरपतवार की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर गोगराज आपसे जानना चाहेंगे कि जो बेल वाली सब्जियाँ हैं उनमें किस तरह के खरपतवार आ सकते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करें? जी देखिए, बेल वाली सब्जियां हैं उनमें शुरुआती तौर पर जो खरपतवार आते हैं वो तो अत्यधिक नुकसान करते हैं। जैसे ही हम उसमें पानी लगाते हैं और उसके 1-2 दिन बाद में अगर बीजों की जैसे ही बुआई करते हैं तो बीजों का जैसे अंकुरण होता है उसके साथ साथ खरपतवारों का अंकुरण भी होने लग जाता है। और सब्जियों की फसलों में खरपतवारों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है तुलनात्मक अन्य जो भी फसलें हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हों, चाहे वो तिलहनी फसलें और जो भी फसलें, क्योंकि इनमें जो दूरी है एक पौधे से दूसरे पौधे की वो बहुत ज़्यादा रखी जाती है, जिससे कि खरपतवारों का प्रकोप बहुत अत्यधिक होता है। तो सबसे पहले तो है कि इनका नियंत्रण कैसे करें। अभी तो क्या फसल बढ़वार की तरफ है, तो हम इसमें किसी भी प्रकार का अगर खरपतवारनाशी का स्प्रे वो रिकमेंड नहीं करेंगे। तो इसके लिए है कि आप निराई गुड़ाई करके हाथ से, खुरपी की सहायता से, और सारी जो भी खरपतवार देखें उनको निकाल दें। तुरंत निकालने के बाद में जो बेल वाली सब्जियां अगर नालियों में लगा रखी है तो उनमें जो भी खाद प्रबंधन करके मिट्टी चढ़ा दें और उसके बाद तुरंत उसमें सिंचाई कर दें। तो क्योंकि ये जो खरपतवार हैं ये बार बार अगर इनको जड़ सहित अगर नहीं निकालते हैं तो फिर इनकी ग्रोथ होने लग जाती है। जैसे मोथा है तो उसको अगर जड़ से निकालते हैं तो फिर दोबारा नहीं निकलेगा, अगर वो जड़ से नहीं निकालते हैं तो फिर वो वापस निकलने लग जाता है। और हमारी जो मुख्य फसलें हैं, जो बेलदार सब्जियां हैं, उनसे मुख्य फसल से प्रतियोगिता करते हैं, जिसमें वो पोषक तत्वों के लिए भी करते हैं और लाइट के लिए भी करते हैं और भी अन्य जो भी उनके लिए प्रतियोगिता करते हैं, जिससे कि हमारी मुख्य फसल को बहुत अत्यधिक नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसलिए खरपतवार प्रबंधन बेलदार सब्जियों में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनकी जो एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी होती है बहुत अत्यधिक होती है। इनका प्रकोप इन फसलों में बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे और उनका जानते हैं कि आइए क्या सवाल है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ नमस्कार जी, कृपया पहले अपना नाम बता दें। अच्छा, कन्हैया लाल प्रजापति जी इस वक्त उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं। जी कन्हैया लाल जी बताएं। जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से है जी, बताएं। आके हम ये मतलब गन्ने की फसल लगाना चाहते हैं तो कौन सी किस्म के और किस महीने के अंतराल में लगाना चाहिए, कृपया हम गन्ने की फसल लेना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर मीणा बताएं क्या सुझाव होगा आपका? जी कन्हैयालाल जी, आप जैसे कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश से हैं, तो आपका जो उपयुक्त किस्में हैं उसमें CO 86-032 जो कि कोयम्बटूर हमारी जो मैन इंस्टीट्यूट है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन संस्थान केंद्र जहाँ पे कोयम्बटूर है वहाँ से रिलीज की गई है, वहाँ से लगाओ, वो वैरायटी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 11-0-15 और को 14-0-12 ये वैरायटी उपयुक्त है आपके लिए। इन वैरायटियों को आप लगाओ और ये उपयुक्त समय है, आप इस टाइम आप इसका बीज लगा के और मतलब खेती कर सकते हैं। इसके अलावा आप है जो आपकी स्प्रिंग सीजन में भी आप प्लांटिंग कर सकते हैं।
जी बिल्कुल कन्हैया लाल जी, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको लाभ ज़रूर होगा और इन जानकारियों के आधार पर आप गन्ने की अच्छी उपज ले पाएंगे। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गन्ने की उन्नत किस्मों और प्रबंधन के बारे में और साथ ही बेलदार सब्जियों के प्रबंधन के बारे में। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं 1800-113-060 या फिर 1800-113-061 पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं और ईमेल के माध्यम से भी अगर आप सवाल भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गोगराज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो बेलदार सब्जियों की खेती किसान कर रहे हैं, अपने फसल को कीटों से कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि कीटों की वजह से कई बार काफ़ी नुकसान हो जाता है। जी देखिए, जो बेल वाली सब्जियां हैं, मैंने बताया था कि अभी बडवार की अवस्था में, कुछ पुष्पन की अवस्था में है। तो इनमें जो प्रमुख जो कीट है अभी वो है रेड पम्पकिन बिटल, जिसको बोलते हैं हम कद्दू का लाल भरंग जो कीट है, उसका प्रकोप बहुत अधिक होता है। ये कीट सतरंगी रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं जो सुबह के समय आसानी से पत्तों पर, टहनियों पर या डंठलों पर बेलदार सब्जियों की सभी सब्जियों में, बेलदार सब्जियों में ये देखे जा सकते हैं। तो इसका जो ये क्या करते हैं कि पत्तियों को खा जाते हैं, तनों को खा जाते हैं और जो डंठल है उनको खा जाते हैं और उनमें छेद कर देते हैं, जिससे कि जालीनुमा छेद दिखाई देते हैं पत्तियों में, जैसे जाली बन गई हो। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो यह है कि ये आसानी से दिखते हैं और इनको किसान पकड़ कर इकट्ठा करके इनको नष्ट कर सकते हैं, कहीं गड्ढे में दबा सकते हैं। छोटे छोटे कीट होते हैं ये आसानी से। अगर फिर भी इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती हो या नुकसान ज़्यादा कर रहे हो तो इसके लिए हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी फसल पुष्पन की अवस्था में होती है, वृद्धि की अवस्था में है। तो इसके लिए हम मार्शल जो एक कीटनाशक है उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका स्प्रे कर सकते हैं और 7 से 8 दिन के बाद में फिर इसमें रिपीट कर सकते हैं अगर संभावना इनकी है, अगर इनका प्रकोप बढ़ा हुआ है तो। क्योंकि शुरुआत में ही नुकसान करते हैं, जब फसल बड़ी हो जाती है या फलन शुरू हो जाता है तब ये कीट नुकसान नहीं कर सकता है। जो दूसरा कीट है, कुछ फसल जो जल्दी लगाई गई है जिनमें पुष्पन फलन शुरू हो चुका है, उनमें फल मक्खी लगती है। जो फ्रूट फ्लाई है, ये फल मक्खी क्या करती है, फलों में छेद करती है और अंदर जाकर उसमें अंडे देती है, जिससे कि मैगट निकलते हैं। वो मैगट क्या करते हैं कि फल को अंदर ही अंदर खाते हैं, जिससे कि फल टेढ़ा हो जाता है और छोटी सी अवस्था में मतलब कह सकते हैं कि जो कच्ची अवस्था में होता है उसी में वो टेढ़ा हो जाता है और पकने लग जाता है। और उस जब भी अगर शाम रात को ओस गिरती है तो उसमें पानी जाने से फल सड़ने लग जाता है। तो इसके फ्रूट फ्लाई का जो नियंत्रण है, इसके लिए भी हम जो भी हमें फल दिखाई दें ऐसे जिनमें फल मक्खी ने उसको फल को पंक्चर किया है या उसमें छेद किया है, तो उसको तोड़कर कहीं गड्ढे में दबा दें उन फलों को, ऐसे फलों को तोड़कर, और उसके बाद में उसमें जो मार्शल जो मैंने बताया कीटनाशक है उसका 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे कर दें, जिससे कि इन कीटों से किसानों को निजात मिल सकता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का यहाँ पर रुक करेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं बाबू गोविंद जी गुजरात से। बाबू जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मेरी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? हेलो जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, गन्ना करना है। ठीक है, तो सब क्या है आपका? हाँ, तो जी माहिती जो नहीं है माहिती। चलिए बाबूजी, आपकी आवाज़ हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर मीणा आपसे जानना चाहेंगे कि गुजरात से हमारे कॉलर बात कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि गन्ने की खेती करना चाहते हैं, क्या खास आप उन्हें सलाह देना चाहेंगे? जी किसान भाई, मैं बताना चाहूँगा कि आपके नज़दीकी जो यूनिवर्सिटी है वो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कुछ रिलीज वेराइटी है CON 05071, CON 05072 और CON 04131।
इस तरह की किस्में हैं जो कि अधिक पैदावार देने वाली किस्में हैं, उनका चयन करें, इनका और उनकी खेती करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सीड ट्रीटमेंट करें, जैसे बताया कि कार्बेंडेजियम और इमिडाक्लोपिड उनका प्रॉपर तरीके से मिला के और उनका 1 ml प्रति लीटर और 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कार्बेंडेजियम का यूज करें और उसको बाद में सीड ट्रीटमेंट को 20 से 25 मिनट करके और फिर प्लांटिंग करें। जैसे बताया कि मृदा की जो जांच है वो जरूर कराएं। तो पीएच है जो गन्ने के लिए है न्यूट्रल होना चाहिए। यदि थोड़ा सलाइन है तो उसके लिए आप है जो उसमें सोइल रिकम्बिनेशन भी कर सकते हैं। मिट्टी को अच्छी जांच के बाद उसकी फिल्ट्रेशन करें। यदि आवश्यक है तो ट्राइकोडर्मा यूज करें। ट्राइकोडर्मा है जो इस तरह की जो बीमारी है, जैसे कि हमारे फंगस है, जो कि स्मट है, रेड रोट है, विल्ट है, ये सारे को कंट्रोल करती है। बिल्कुल। तो बाबू गोविंद जी, हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे गन्ने की खेती के दौरान। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे दर्शक सवाल भेज रहे हैं, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है शिवम जी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश से, जानना चाहते हैं कि करेले की खेती में इस मौसम में कौन सी किस्म अच्छी रहेगी? देखिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश में अगर खेती करना चाहते हैं तो अब अगर करेले की फसल वो लगाना चाहते हैं तो ये थोड़ा लेट हो चुका है। अच्छा। क्योंकि अक्टूबर का महीना है। अगर अभी वो किसान अगर करेले की खेती करना चाहते हैं, लगाएंगे, तो वो नवंबर और अंतिम सप्ताह में या दिसंबर में जाके फूल पुष्पन की अवस्था में आएंगे। तो उस समय क्या होता है, जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो करेले की फसल में क्या होता है, मादा पुष्प है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नर पुष्प ना के बराबर आते हैं। और अगर आते भी हैं तो उनमें जो पोलन होता है वो वाइबल नहीं होता, जिससे कि पोलिनेशन नहीं हो पाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है ठंड के महीने में, दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में करेले में फसल लेना, जो कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में। तो अगर वो करना चाहते हैं तो हमने पूसा संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है जो कि संरक्षित खेती में के लिए उपयुक्त है, जिनमें पूसा रसदार है और पूसा संरक्षित करेला 2 हैं। ये 2 किस्में ले सकते हैं। अगर उनके पास में पॉली हाउस या ग्रीन हाउस या जो भी प्रोटेक्टेड की जो संरचनाएं हैं, उनमें अगर वो लगाकर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि करेले में उनको हाथ से परागण करना पड़ेगा और बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक आदमी लगभग सुबह 1 से 2 घंटे में लगभग 200 से 300 फलों में परागण कर सकता है पुष्पों में, तो वो कर सकते हैं। अगर वो लगाना चाहते हैं तो उनको मैं सलाह देता हूँ कि वो गर्मी की फसल लें, जिनमें वो लगभग फरवरी के मध्य में डायरेक्ट इनकी बीज की बिजाई करें और जिससे कि अच्छे से इनकी फसल मिलेगी। और अगर किस्मों की बात करते हैं तो हमारे पूसा संस्थान में करेले की बहुत सारी किस्में विकसित की है, जिनमें पूसा 2 मौसमी है, पूसा विशेष है, पूसा औषधि है और इसके अलावा आज नई किस्में विकसित की है, पूसा संजीवनी है, वो भी किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा संकर किस्में भी हमारे पूसा संस्थान में है, जिसमें पूसा संकर 4, पूसा संकर 5 और पूसा संकर 6, तो ये सब किस्में ये ले सकते हैं। और अभी इसकी खेती अभी ना इसकी बिजाई करें, फरवरी के मध्य में इसकी बिजाई करें। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल आ रहे हैं और फ़ोन कॉल के जरिए भी कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। काशीनाथ जी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। काशीनाथ जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, जो गन्ना लगाते हैं हम, गन्ने की बुआई कर देना, उसमें पायरिया का प्रादुर्भाव ज्यादा रहा है। क्या समस्या आ रही है गन्ने में? पायरिया जो रोग है ना, पायरिया करके आता है गन्ने में। डॉक्टर मीणा बताएं ऐसे में क्या किया जाए? डॉक्टर मीणा, हमारी आवाज मिल रही है क्या आपको? लग रहा है डॉक्टर मीणा को हमारी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। दोबारा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस बीच व्हाट्सएप के जरिए जो सवाल आ रहे हैं इन्हें कार्यक्रम में ले लेते हैं। इस वक्त एक सवाल आया है दीपक जी का, बरेली उत्तर प्रदेश से, और वो लिखते हैं कि कद्दू की खेती में रोग नियंत्रण के लिए क्या करें? तो डॉक्टर गोगराज बताएं हमें। जी देखिए, हम बात कर रहे थे कीटों की, हमने बात की सभी बेलदार सब्जियों में, तो अब हम करते हैं रोगों की बात है। जी। तो कद्दू के साथ साथ सभी जो बेलदार सब्जियां होती हैं उनमें प्रमुख 3 प्रकार के रोग लगते हैं, 3 प्रकार की बीमारियां आती है, जिनमें जो पहला है वो है मर्दुरोमिल आसिता, जिसको हम बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। तो इनमें क्या होता है, इनके पत्तियों की ऊपरी सतह पर अगर हम देखते हैं तो हमें
पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पीले रंग की पत्तियों पर बहुत सारे धब्बे दिखाई देते हैं। और निचली सतह पर अगर देखते हैं तो ये धब्बे हमें बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। तो ये होता है मर्दुरोमिलासिता। इसके लिए हमें क्या करना है, अगर ये शुरुआत में अगर आया है तो पत्तियों को तोड़कर उनको कहीं दबा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगर ये ज़्यादा फैल चुका है तो इसमें क्या करते हैं, जो रिडोमिल एक दवा आती है, रिडोमिल, उसका 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में के हिसाब से घोल बनाकर उसका छिड़काव करते हैं। तो इससे आसानी से इस बीमारी को रोका जा सकता है। और अगर ये फिर भी आ रही है तो 7-8 दिन बाद में फिर एक स्प्रे कर दें तो इससे ये कम्प्लीटली रुक जाती है बीमारी। जो दूसरी बीमारी है वो है चूर्णिलासिता, जिसको बोलते हैं हम पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें क्या होता है, पत्तियों की जो सतह होती है, ऊपरी सतह, उनके ऊपर सफ़ेद रंग का चूर्ण दिखाई देता है, जैसे कोई पाउडर जमा हो, फफूंद जैसी सफ़ेद रंग की वर्दी दिखाई देती है। तो इसके लिए हम केराथिन जो दवा है उसका 0.03% का घोल बनाकर उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो आसानी से इस बीमारी को भी नियंत्रण किया जा सकता है। और जो तीसरी प्रमुख बीमारी है जो सभी बेलदार सब्जियों में आती है, चाहे वो कद्दू हो, चाहे वो करेला हो, खीरा हो, लौकी हो। लौकी में वो बीमारी बहुत कम आती है, लेकिन करेला और कद्दू और खीरे में बीमारी अच्छे से आती है, जिसको बोलते हैं विषाणु जनित बीमारी। जिसमें क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती है वो आकार में छोटी हो जाती है और वो मुड़ने लग जाते हैं, ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाती है, कुछ पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ने लग जाती है, जिसमें बहुत सारे प्रकार के वायरस इसमें आते हैं। और ये वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे में जो एफिड है, जिनको महू बोलते हैं, या सफ़ेद मक्खी है, उसके द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलते हैं। तो इसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये शुरुआती लक्षण दिखें तो उसी पौधे को पूरी तरह से उखाड़ कर उसको नष्ट कर दें, उस पौधे को। अगर फिर भी पूरे खेत में थोड़ी बीमारी ज़्यादा फैल गई है तो उसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड जो नाम की दवा है उसका 1 ml दवा को प्रति 2.5 से 3 लीटर पानी में घोल बनाकर और उसका स्प्रे करें खेत में। और ये स्प्रे निरंतर 10 से 15 दिन के अंतराल पर फिर कर दें, अगर इसका प्रकोप खत्म नहीं हो रहा है, ये बीमारी अगर नहीं जा रही है तो। जी जी बिल्कुल। तो विस्तार से आपने रोग नियंत्रण के बारे में यहाँ पर बताया। मुझे उम्मीद है कि सभी किसान जो कि बेलदार सब्जियों की खेती से जुड़े हुए हैं उन्हें इससे लाभ ज़रूर होगा। बहरहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस कार्यक्रम में आज हम गन्ने की उन्नत किस्म और प्रबंधन के बारे में और बेलदार सब्जियों के प्रबंधन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप टोल फ्री या व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और आइए हमारे एक्सपर्ट का रुख करते हैं। डॉक्टर मीना, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े थे काशीनाथ जी महाराष्ट्र से, जो ये जानना चाहते थे कि गन्ने की खेती के दौरान पायरिला रोग की समस्या आ रही है, तो ऐसे में क्या उपाय करें? जी बिल्कुल, पायरिला है जो एक इसके लिए एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एक दूसरा इंसेक्ट आता है एपिकेनिया मेलेरिया का। इसकी ये आपको वैसे ज्यादा प्रॉब्लम माइनर होता है तो अपने आप कंट्रोल कर लेता है बायोलॉजिकल कंट्रोल से। यदि ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप ट्राइकोग्रामा कार्ड यूज कर सकते हो और इसके अलावा केमिकल है स्प्रे कर सकते हो, जैसे इमिडा है, इमिडाक्लोप्रिड, उसका भी आप 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यदि आप 400 ml एक टंकी में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं तो वो आराम से खत्म हो जाता है। कोई मेजर पेस्ट नहीं है पायरिला।
तो एक जस्ट चूसर कीट है इसका, वैसे नॉर्थ इंडिया में अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है क्योंकि इसका जो परजीवी है तो टिकेंडा मेलोनिका वो अपने आप कंट्रोल कर लेता है। ठीक है डॉक्टर मीना, आमतौर पे गन्ने की फसल में किस तरह के रोग और कीट की आशंका रहती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए गन्ना है उसको स्टार्टिंग से ही देखें तो सबसे ज्यादा हम जब हम प्लांटिंग करते हैं, गन्ने की बुआई करते हैं, तो उसमें उस टाइम ही है जो दीमक की सबसे पहली प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हम ये जैसे क्लोरोपाइरिफॉस है या फिर इमिडाक्लोपिड है या फिर कुछ किसान है जो रिडोमिल यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आती है प्रॉब्लम टॉप बोरर की, जो कि स्टिलरिंग फेज में आती है गन्ने के 120 दिन के आसपास। मई के महीने में यदि आप कोराजन का, जिसको बोलते हैं कोराजेन, इसका 150 ml 400 लीटर पानी में प्रॉपर ड्रेंचिंग कर दे जड़ों में, और ड्रेंचिंग नमी अवस्था में करे किसान भाई, ध्यान रखें। ड्रेंचिंग से उससे क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से जड़ों के द्वारा अवशोष कर लिया जाता है और उसके कारण उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ही कारगर होता है। और उसमें टॉप बोरर मेन समस्या होती है हमारे नॉर्थ इंडिया में, वो बहुत जरूरी है उसको कंट्रोल करना, नहीं तो उसमें 6 पीलियां होती हैं, फर्स्ट स्टार, सेकेंड एंड थर्ड, कहीं ब्रूड होती हैं, उसके बाद एक के बाद आती रहती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है लेटर अवस्था में कंट्रोल करने का। तो पहले ध्यान रखें कि हम प्रथम अवस्था में ही और द्वितीय अवस्था में उसको कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, पहले ही बचाव के जो उपाय है वो अपनाए जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। डॉक्टर मिंटू राम मीणा, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अहम जानकारियाँ आपने गन्ने की खेती से जुड़ी हुई हमें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर गोगराज, हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। नरेंद्र जी समस्तीपुर बिहार से लिखते हैं कि लौकी में अच्छे उत्पादन के लिए इस मौसम में क्या करें, तो क्या कुछ खास टिप्स जो आप देना चाहेंगे उन्हें? जी देखिए, लौकी में अगर उत्पादन अधिक लेना है तो सबसे पहले तो यह है कि जो हमने बात की थी पहले भी कि खरपतवारों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि लौकी में, करेला में, खीरा में, इनमें खरपतवारों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो खरपतवार प्रबंधन करें। खरपतवार प्रबंधन करने के बाद में आपने किस तरीके से लगा रखा है, अगर नालियों में लगा रखा है तो मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं जड़ों पर। उससे पहले उसमें जो उर्वरक है उनका प्रबंधन करें और फिर मिट्टी चढ़ाएं। उसके तुरंत बाद में सिंचाई करें, और जब भी आप सिंचाई करते हैं थोड़ी मात्रा में उसमें उर्वरकों का इस्तेमाल करें, जिसमें यूरिया है, DAP, उनका अगर मिक्स करके आप अगर डालते हैं, अपनी जो कितनी रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से अगर उसमें डालते हैं हर इरिगेशन में थोड़ा थोड़ा करके, तो उससे लगातार उत्पादन बढ़ता रहता है। इसके अलावा मैंने बात की थी पहले भी, जो बोरोन है उसका भी अगर 0.2% का अगर स्प्रे करते हैं तो उससे फीमेल फ्लोर होते हैं जिसमें मादा पुष्प होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। तो जितने मादा पुष्प की संख्या बढ़ेगी उतना ही फलन उसमें अधिक होगा। जी जी। तो बोरोन का जो मैनेजमेंट है वो भी जो लौकी की फसल है उसमें करना चाहिए। और जो भी लौकी की फसल लगाएं मचान सिस्टम पे लगाएं, मचान बनाकर या बावर सिस्टम बनाकर उस पे, तो उससे उसमें क्या होता है कि उसको अच्छी प्रकार से सूर्य की रोशनी मिलती है, फल संपर्क में नहीं आते, मिट्टी के सड़ते नहीं है, तो उसका उत्पादन बढ़ता है। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जिनको हमें किसानों को सलाह देता हूँ कि उनको करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर गोगराज, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने हमें ये भी बताया था कि अगर बेमौसम की बेलदार सब्जियां लेते हैं जैसे कि खीरा, तो किसान बहुत ही अच्छा आर्थिक लाभ ले सकते हैं। तो ऐसे में आप उन किसानों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर खीरे की बात करें, किस तरह की किस्में चुने और कैसे संरक्षित खेती करें? देखिए, अगर कोई भी किसान अगर बेमौसम में बेलदार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो खीरा ले सकते हैं। जी। किसी भी जो संरक्षित संरचना है, चाहे वो पॉली हाउस हो, ग्रीन हाउस हो, उनमें ले सकते हैं। बस ये है कि उस स्थान पर अगर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ठंड से हमें उसको बचाना है। तो उसमें हीटर्स हैं वो लगा सकते हैं किसान भाई, जो पॉली हाउस में लगे रहते हैं, बड़े जो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस हैं। तो खीरे की फसल लेने के लिए सबसे पहले तो हम मिट्टी को अच्छी प्रकार से तैयार कर लें और उसमें बेड बना लें। जो बेड की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 1 मीटर जरूर रखें, और जो लंबाई होती है वो हम आवश्यकता अनुसार रखते हैं। उसके ऊपर 2 ड्रिप की जो पाइप है वो बिछा लेते हैं और वो फिट कर देते हैं एक स्थान से दूसरे सामने वाली जगह पे। उसके बाद में जहाँ पर पानी की बूंद गिरती है, जिसकी हम दूरी जो रखते हैं वो लगभग एक पौधे से दूसरे पौधे की 30 से 40 सेंटीमीटर रखते हैं, और उसी स्थान पर बीज की बुआई करें। और उसके बाद में पौधों को हम सुतली से या धागे से ऊपर तार जो लगा हुआ था, ओवरहेड तार, उसकी से
चढ़ा देते हैं और उस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसमें जो किस्मों की सबसे प्रमुख बात आती है, तो अगर खीरे की जो किस्में लेना चाहते हैं, जो भी किसान भाई, उनको मैं सलाह देता हूँ कि वो बीज रहित खीरा, जो पार्थेनोकार्पी खीरा आते हैं, उन्हीं किस्मों का चयन करें अगर वो पॉली हाउस में लगाना चाहते हैं। कुछ किसान भाई किसी भी अनरजिस्टर्ड जो दुकानें होती हैं वहाँ से बीज खरीद लेते हैं, फिर बाद में शिकायत करते हैं कि हमने खीरा लगाया था, उसमें उत्पादन नहीं आ रहा है, एक भी फल नहीं बन रहा है। तो ऐसी गलती ना करें। हमारे पूसा संस्थान से जो पूसा बीज रहित खीरा 6 है उसका चयन कर सकते हैं। पूसा बीज रहित संकर खीरा 1 है, संकर खीरा 2 हैं, जो बीज रहित खीरा वो ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अगर खीरे के अलावा दूसरी फसल लेना चाहते हैं, तो उसमें जो खरबूजा है, जो विशेष प्रकार का खरबूजा रहा, विशिष्ट खरबूजा, स्पेशलिटी मेलन बोलते हैं, जो बाहर से आपको पूरा पीला रंग का दिखाई देता है, वो भी आप लगा सकते हैं। हमारे पूसा संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा शारदा और पूसा सुनहरी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर करेले की खेती करना चाहते हैं, तो पूसा रसदार और पूसा संरक्षित जो करेला है 2, इन किस्मों का किसान चयन कर सकते हैं। जी। और आखिर में डॉक्टर गोगरा जानना चाहेंगे कि संरक्षित खेती में ये तो बहुत ही नियंत्रित वातावरण में खेती होती है, बहुत कम समस्याएं होती है, लेकिन जाते जाते कोई खास टिप्स अगर आप देना चाहते हैं सावधानियों के बारे में, संक्षेप में बताएं। जी, अगर देखिए संरक्षित खेती में अगर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपका जो किस्मों का जो चयन है वो बहुत सही होना चाहिए। वो उन्हीं किस्मों का होना चाहिए जो संरक्षित खेती के लिए वो रिकमेंड की गई है, उनके लिए उपयुक्त है, उन्हीं का चयन करना चाहिए। दूसरा ये है कि किसान भाई क्या करते हैं कि जो पॉली हाउस जो संरचनाएं होती हैं, एक ही गेट होता है, उस गेट को खोल देते हैं, ओपन रहता है, और उसमें जो फल मक्खी है वो चली जाती है, सफ़ेद मक्खी है वो चली जाती है, एफिड जो माहू है वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि पूरी फसल को नुकसान हो जाता है और हमारा संरक्षित खेती करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो जब भी लगे छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन उसका ध्यान डबल डोर लगाएं, एक दरवाजे में घुसें, उसके बाद में सुनिश्चित करें कि कीटों का प्रवेश तो नहीं हुआ है, तब अंदर किसान प्रवेश करें। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर गोगरा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। जी, तो विस्तार से आज आपने जाना कि किस तरह से गन्ने की शरदकालीन आप खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं, और बेलदार सब्जियों की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको हम अगला विषय बता दें हेलो किसान कार्यक्रम का। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा और जिस पर चर्चा होगी वो है कपास में समेकित नाशी जीव प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन में मिट्टी जांच का महत्व। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप भेजना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से आप अपने सवाल हमें पहले ही भेज सकते हैं। नोट कर लें हमारी ईमेल आईडी जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आप हेलो किसान कार्यक्रम को कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे जुड़ जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल से। और इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मत कर रही है शादी। सर शादी तो करनी होगी, मैं माँ बापू को और दुख नहीं दे सकती। माई का ताऊ बड़ा चेप है। बस एक बार मेरी और माई की सगाई हो जाए, उसके बाद उनकी अकड़ और औकात दोनों ठिकाने लगा दूंगा। सगाई में हमारा पूरा खानदान मौजूद, मेरी होने वाली मंगेतर मेरे लिए क्या क्या कर सकती है। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। आकर्षा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं?
वाह मेरे दोस्त वाह। यार आकर्षा की इज्जत तूने बचाकर ये साबित कर दिया कि तू सबसे बड़ा हीरो। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।